का मान निकाल के आपस में बराबर या दूसरा तरीका है डिवाइड कर दें तो R2 बटे R1 कितना हो जाएगा R0 से R0 यहाँ 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा है ना। जो लिखो R1 बटे R2 लिखो या जो भी लिखो तो T1 हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा T2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ R1 अल्फा R1 T2 क्लियर इज इक्वल टू R2 प्लस अल्फा R2 T1 क्लियर। अब इसके बाद अल्फा हम इधर लेके आते हैं ठीक है ना। तो अल्फा हम जब इधर ले आए तब क्या बना देखो ध्यान देना। यहाँ पे निकल के आया R1 T2 माइनस R2 T1 और यही बराबर हो गया R2 माइनस R1। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ये वो ऐसा फार्मूला है जिसमें दो अलग अलग ताप हों और उस पर प्रतिरोध दिए गए हों 0 और 100 के अलावा कोई भी टेम्परेचर हो वहाँ ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ठीक है। इसी पे ये सवाल बेस्ड है टोटल। तो दिया हुआ है कमरे के ताप तो T1 का मान है यहाँ पर 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर प्रतिरोध का मान दिया है R1 इज इक्वल टू 100 ओम। इसके बाद R2 का मान दिया हुआ है 117 ओम। तो आपसे पूछा कि यह किस ताप पर होगा 117 ओम ऐसा पूछ रहा है यानी T2 का मान पूछ रहा है। इसमें अल्फा का मान दिया हुआ है 1.7 गुणे 10⁻⁴ और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर। फार्मूला आपके पास है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। अल्फा के जगह पर हम लिखेंगे 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू R2 है 117 माइनस 100 अपॉन R1 T2। ध्यान से समझना R1 की वैल्यू है 100 और T2 की जो वैल्यू है तो पता ही नहीं तो उसको लिख दिया माइनस R2 T1। R2 है 117 और T1 का मान है 27। समझ गए आप पूरी बात को। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 1.7 गुणे 10⁻⁴ है ना और 7 में इंटू ये देखो 100 T2 और माइनस इसका गुणा करो तो 117 गुणे 27 जल्दी से गुणा करो गुणा हो गया 117 गुणे 27 गुणा हो गया बोलो 59 बराबर। ध्यान देना अब ये 10 पे -4 राइट हैंड साइड में गया तो 10 पे +4 होगा कि नहीं होगा और एक यहाँ से आ जाएगा तो कितना हुआ 10 पर 5 हो गया और 10 पर 5 का मतलब 1 लाख हो गया ना। क्लियर है 100 से डिवाइड कर देते हैं तो T2 माइनस 31.59 और 2 जीरो निकाल देते हैं 1000। फिर T2 बराबर कितना ये जाके इधर जुड़ेगा ना तो 1031.59 यही आएगा तो 1031.59 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई समझ गए सब लोग। तो किसी स्टेप में कोई समस्या होगा तो आप पूछ लो ठीक है ना। और एक क्वेश्चन का नंबर हमने इसमें डाल दिया है 3.7 जो अपने से आप करेंगे। तो पूरे NCERT एक्सरसाइज में ये 2 सवाल ऐसे थे जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के रिलेशन पर डिपेंड थे ठीक है। फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ थे हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ के द्वितीय नियम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे ना। तो द्वितीय नियम को अप्लाई करना आप सीख गए
किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, एक आध क्वेश्चन और करा दें। चलिए देखिए क्वेश्चन कराते हैं। बताइए। पीछे मत गिर जाएगा, पूरा फूट जाएगा, सेफ्टी नहीं लगाया तभी से बोल रहे हैं, सेफ्टी नहीं है शुरू का है। पीछे गिरिएगा एकदम गिरा सर जी हमको रहेंगे सर लेवल पैसा अगला क्वेश्चन नोट करें। इतिहास के 2-3 नियम पर आधारित ये एग्जाम्पल नोट कीजिए। आपका स्टूडेंट कर रहा है। देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से, किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से तेलों से प्रवाहित धारा, तेलों से प्रवाहित धारा एवं एक ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। लिख दिया आपने, डायग्राम बना लिए। बोलो। चलिए देखिए, इसमें तो सबसे पहले आप इसमें लूप डिसाइड कर लेंगे। देखो, जैसे हम लोग पहले इसमें करंट को दिखाते हैं, करंट कैसे लेंगे। एक बैटरी यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, दूसरा सेल यहाँ पे, तो दोनों के धन टर्मिनल से बाहर को धारा निकालते हैं। तो उसको मान लेते हैं कि यहाँ से I1 धारा निकल के आई, तो अभी I1 धारा यहाँ भी आएगी। आपको पता है कि I1 धारा वापस बीच में आएगी। I2 धारा यहाँ से निकली है, फिर अब यहाँ पे दोनों I1 इधर से आ गई, I2 इधर से आ गई, तो यहाँ पर अब I1 प्लस I2 धारा इस शाखा से होकर जाएगी। क्लियर? यहाँ तक जाएगी, ऐसे यहाँ I1 इधर चली गई और I2 इधर चली गई। मैंने आपसे बताया था कि जिस बैटरी से जितनी धारा निकलती है उतनी धारा भी उसमें प्रवेश करेगी और तभी आप बढ़िया से धारा का निर्धारण कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमने एक पास बना लिया, ठीक है। तो चाहो तो नाम रख दो, तो नाम रख दिया, मान लो A, B, C और D, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
बंद, इसको मिटा देना, थोड़ा कर चुके आप। तो लिखेंगे बंद पास सबसे पहले ये वाला पास हम लोग लिखेंगे, तो उसका क्या नाम बनेगा? ए बी सी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से पूरा लिख लेंगे। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है आप देखें, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितना है? I1 प्लस I2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 I1 प्लस I2। प्लस होगा कि माइनस? सब लोग बोलो। कंफ्यूजन अगर होगा तब आप सवाल फिर पूछेंगे आगे जाकर, कंफ्यूजन हो तो यही दूर कर। इसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 1 ओम का, उसमें भी वही धारा है I1 प्लस I2 की। अब बताइए प्लस या माइनस? तीसरा रेजिस्टेंस ये है, और इसका नाम हमने शायद नहीं दिया, तो कुछ रख लीजिए, इसका नाम 4 ओम रख लीजिए। ठीक है भाई, तो अब ये हो गया 4 I2। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस? अब कोई रेजिस्टेंस है इसमें? अब इसके बाद हम उस पास में बैटरी या सेल खोजेंगे। एक सेल है इस पास में, प्लस या माइनस? प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से देखो 2 I1 है, 1 I1 यहाँ से, कितना I1 हो गया? 3 I1 हो गया। फिर 2 I2, फिर 1 I2 और 4 I2, कितना हो गया? 7 I2 = 3। क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा पास हम लोग ले लेंगे, बंद पास, ये वाला ले लेते हैं। क्लियर हो गया ना? तो बंद पास ए ऐसे बना था, ऐसे बना, जैसे AC DA में किरचॉफ के द्वितीय नियम। तो पहले आप देखेंगे प्रतिरोधों को, पास की दिशा हमने ऐसे दिखाया। तो ये रेजिस्टेंस मिल गया 4 ओम का, उसमें कितनी धारा है? I2। तो 4 I2 लिखेंगे ना, प्लस की माइनस है, पता क्या होगा? माइनस होगा, स्पष्ट रूप से ये माइनस होगा। ये वाला 3 ओम का I1 धारा है, तो 3 I1 हो गया। अब प्लस या माइनस, ये डायरेक्शन है, प्लस या माइनस बोलो? प्लस हो जाए। तो जो माइनस बोल रहा है कंफ्यूजन दूर करो। धारा ऐसे आ रही है, पास की दिशा ये है ना, और धारा भी यही है इसमें। देखो पास की दिशा में धारा है तो क्या होगा? प्लस होगा। और कोई रेजिस्टेंस है इसमें? नहीं है। अब हम सेलों की तरफ जाते हैं। तो सेल जब पास की दिशा हम दिखाएं और सेल में माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर दिखाए, तो इसका मतलब वो प्लस है, और अगर प्लस से माइनस की ओर दिखने लगेगा तब। तो ये पास का डायरेक्शन है, देखो दिख रहा। तो आप देखते जाइए, तो किस सेल में हम अंगुली ऐसे चला रहे हैं, तो किस सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है? इसमें ना, और इसमें माइनस से प्लस की तरफ। तो ये क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? तो क्या लिखोगे? = 2 और -3। अब देखो -4 I2 और +3 I1 बराबर माइनस है। तो आप ठीक कर दो, क्या हो तो क्या ऐसे छोड़ दो, आपकी मर्जी। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब काम क्या बचा? इन दोनों समीकरणों को हल करना है और I1 I2 का मान ज्ञात करना है। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये आपको जानना है, जैसे भी जाना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2। अब देखो इसमें गुणा करेंगे 4 का, ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे 3 का। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो 12 I1 हुआ ना, और ये 28 I2 बन गया, और ये 12 बन गया।
इसमें गुणा करेंगे 3 का तो माइनस, अच्छा इधर का लिखा था, ऐसा करते पहले इसको हम ठीक लिख देते हैं, 3i1 माइनस 4i2। हाँ अब देखो फिर i1 दोनों सेम है, तब तो बड़े आसानी से काम हो गया आपका। 3i1 प्लस 7i2 इज इक्वल टू 3 और ये है 3i1 और माइनस 4i2 इज इक्वल टू -1। हटा दो तो इसमें माइनस लिख दिया, यहाँ पर प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 11 बचा ना, 11i2 बराबर 4, तो i2 बराबर कितना आ गया 4/11 एम्पियर हो गया ना। i2 का मान तो आ गया, अब बचा i1, तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, एक नंबर ले लीजिए, तो 3i1 है और धन 7i2, तो 7 × 4 तो 28/11 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया। 3i1 बराबर 3 माइनस 28/11, तो 3i1 बराबर 35 में से 28 घटा दो, कितना आया 5/11, या i1 बराबर 5/, हो गया। कर लीजिए, वैल्यू एक बार चेक कर लिया जाए सही हुआ गलत, कैसे चेक करेंगे, देखो किसी एक इक्वेशन में मान रख के चेक करते हैं, तो हम लोग दूसरे वाले में रख लेते हैं। 3i1, देखो यहाँ i1 दिख रहा है आपको, 3 का गुणा करेंगे तो नीचे से ये 11 बन जाएगा, 5/11 और माइनस 4i2, कहाँ गया भाई i2, 16/11 घटाओ तो कितना आया, -1 आया ना, तो उसका मतलब जो आपने किया है ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? अब अपने से जब तक आप 2, 4, 10 सवाल नहीं करेंगे तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा। हम कितना भी सवाल कराएंगे देख देख उतारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीख के अपने से जब ट्राई करेंगे 4, 5, 6 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 2-3 करेंगे, 2-3 क्वेश्चन अपने से कर लेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है चौथा वाला सवाल फिर फंस जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें कम से कम 10-20 सवाल आप अपने मन से जब कर जाएंगे तब माना जाएगा कि परीक्षा का सवाल आपका सही होगा, नहीं तो फिर गलत होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हिच स्टोन ब्रिज। व्हिच स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। व्हिच स्टोन सेतु, हिंदी में क्या लिखेंगे, व्हिच स्टोन सेतु। तो व्हिच स्टोन क्या है, ये वैज्ञानिक का नाम है ना, इसलिए इसका हिंदी नहीं बनाया। तो इसका मतलब साफ हो गया, किस ब्रिज को सबसे पहले किसने बनाया, व्हिच स्टोन। समझ गए इस बात को? तो आपने नोट कर लिया, आगे फिर कल देखा जाए, ठीक है ना। सरकार